दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक के करंट अफेयर्स। दोस्तों काफ़ी इवेंटफुल हफ्ता रहा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोविजन फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों इस हफ्ते के जो न्यूज़ हैं उसमें कुछ तो पिछले ही हफ्ते की जो हफ्ते गुजरे हैं उनकी कंटिन्यूएशन में कुछ न्यूज़ हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डाला था क्योंकि जब जगदीप धनखड़ ने, हमारे जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने रिजाइन किया था तब भी ये प्रश्न आया था। और क्योंकि अब वाइस प्रेसिडेंट के दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर से इसका उल्लेख हो रहा है। क्लियर है? तो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और बाय वर्च्यू ऑफ हिज डेजिग्नेशन, अपने डेजिग्नेशन के कारण वह राज्यसभा का चेयरमैन भी होगा। क्लियर? तो रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका उल्लेख मैंने पहले भी काफी डिटेल में किया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है, Which article of Indian Constitution provides for the establishment of Election Commission of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है? चुनाव आयोग इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद, वोट चोरी के आरोपों के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पे सारे पत्रकारों के उन्होंने जवाब दिए। अब जवाब कैसे थे वो आप पे डिपेंड करता है, आपने अगर देखा हो। हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे संविधान का आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन को असीमित शक्तियां देता है। यहां असीमित का अर्थ ये है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो सारी की सारी टोटल जो मशीनरी है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही हुक्म चलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। आपकी ऑप्शन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह हटाया जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरह हटाया जाएगा, या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह हटाया जाएगा, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरह हटाया जाएगा। अब दोस्तों ये सवाल क्यों आया? क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपोजिशन जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उन्होंने बोला है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं संविधान को बचाने के लिए। और वहीं पे बात उठी थी कि इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन भी लाया जा सकता है, यानी सदन में उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज यशवंत वर्मा, जिनके विरुद्ध करप्शन के चार्जेस लगे कि उनके घर में जले हुए नोट पाए गए, तो उनके अगेंस्ट तो लोकसभा में इंपीचमेंट मोशन ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर है? तो अगर यहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट भी अगर इंपीचमेंट मोशन आ जाता है तो ये पहली तरह का केस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने के लिए किया जाएगा। मींस
या तो मोशन पहले लोकसभा में लाया जाएगा, तो लोकसभा में मोशन लाने के लिए कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए, और यदि राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा में कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर, 50 लोग यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद एक 3 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा, फिर उनकी रिकमेंडेशंस पे जो फर्दर कार्रवाई है वो की जाएगी। आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, वो भी इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड है। When was the Election Commission of India established? भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपकी ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1999, 26 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। राइट आंसर इज 25 जनवरी 1950। ठीक है, उस वक्त की जो सरकार थी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होना था, तो उन्होंने बोला कि अगर संविधान लागू हो गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग की जो एक सैंक्टिटी है उसको बनाए रखने के लिए इसको एक दिन पहले एस्टेब्लिश किया गया, 25 जनवरी 1950। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चुनाव आयोग जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी है, उस पे किसी का भी जोर नहीं चलेगा, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, तो इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग सारे समझदार हैं। ठीक है, जो लोग द हिंदू पढ़ रहे हैं तो इतने समझदार तो होंगे ही। है? तो चलिए, अगर आपका कोई कमेंट है तो उसको मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सोचते हैं। अब क्योंकि मेंस एग्जाम HAS का भी आई थिंक सितंबर में शुरू होने वाले हैं मेंस, और यूपीएससी के भी मेन सब जो एग्जाम है वो शुरू होने वाले हैं, तो ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, जहां पे चुनाव आयोग की जो सैंक्टिटी है कि क्या वो इंडिपेंडेंट काम कर पा रहा है या नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन? हाल ही में घोषित राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 15 अगस्त वाले दिन हमारे प्रधानमंत्री ने इस जो मिशन है, इस मिशन की घोषणा की। अब इस मिशन में मेन चीज क्या है, इंडिया वर्तमान में टोटली डिपेंडेंट है ऑयल के लिए फॉरेन पे। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल ले रहा था, तो अमेरिका ने भी उस पर रिएक्ट किया और अमेरिका ने पहले 25%, और क्योंकि इंडिया अमेरिका से क्रूड ऑयल ले रहा है तो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ की उसने बात की। क्लियर है? इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे और प्रश्न आएंगे तो इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन चलिए पहले इस बात पे, इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है, टू एक्सप्लोर एंड फाइंड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स अंडर द सी बेड। तो जो भारत में तेल और गैस रिजर्व्स हैं उनकी खोज के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी। अब जैसा आपको पता है कि हमारी जो नेचुरल गैस और ऑयल पॉलिसी है, इसमें अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ए ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑप्शन ए, टू एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स फॉर मिनरल वेल्थ, यहाँ पे एक ऑलरेडी स्कीम चली हुई है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड DOM। DOM जो है ये 2021 में चलाई गई थी। तो DOM 2021, जिसका मतलब होता है डीप ओशन मिशन। ठीक है, इसका अर्थ है
डीप ओशियन मिशन। तो डीप ओशन मिशन जो है ये 2021 में चलाया गया था, और ये चलाया गया था टू एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फॉर मिनरल वेल्थ, क्योंकि धरती के समंदर के नीचे काफी मिनरल्स हैं, तो उसको खोज करने के लिए, अगर आपको याद हो, एक मत्स्य 6000 सबमर्सिबल भी बनाया गया था, ठीक है, जिसमें तीन लोग को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाया जाएगा, और वो एक्सप्लोर करेंगे मिनरल वेल्थ को। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जो नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन है, ये हाल ही में घोषित किया गया है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा। क्लियर? क्लियर है? इसे एक समुद्र मंथन का नाम भी दिया जा सकता है। क्लियर? और अगर हम बात करें कि ये कौन से एरिया में, जो हमारा ये जो NDWE, ठीक है, नेशनल NDWE मिशन जो है, ये कहाँ चलाया जाएगा? तो ये अंडमान एंड निकोबार बेसिन और आंध्रा, तो आंध्रा कोस्ट, यहां पे ये मिशन चलाया जाएगा। क्लियर? आई होप सारी की सारी आपको यहाँ चीजें क्लियर होंगी। क्लियर? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा छठा प्रश्न है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले इन 1873? तो दोस्तों ये भी 15 अगस्त को ये घोषणा की गई, क्योंकि इस वर्ष 200th एनिवर्सरी मनाई जा रही है महात्मा ज्योतिबा फूले की। ठीक है जी। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो महात्मा ज्योतिबा फूले से निकलते हैं। क्लियर? अब पहला क्वेश्चन यहां पे ये है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित संगठन का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका नाम था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दलित समाज के लिए बहुत काम किया, और इसके लिए ज्योतिबा फूले को यहां पे महात्मा की उपाधि भी दी गई। ठीक है, तो फिर यहां पे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये आ जाएगा कि ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये दी थी विठल राव कृष्णा जी वंदेकर ने। ठीक है, तो महात्मा का जो टाइटल दिया गया था ज्योतिबा फूले को, यह दिया गया था विठल राव कृष्णा जी वंदेकर द्वारा। डन? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, इन विच ईयर, यहां पे इन विच ईयर डिड ज्योतिबा फूले and his wife Savitribai Phule established one of the first schools for girls in India? ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किस वर्ष स्थापित किया था?
ठीक है, ऑप्शंस आर 1885, 1857, 1905 और 1848। राइट आंसर इज 1888। दोस्तों, भारत में पहला स्कूल जो है वो सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 1848 में बनाया था। और यहाँ पे जो सावित्रीबाई फूले, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि सावित्रीबाई भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो आ जाएंगी सावित्रीबाई फूले। क्लियर? तो भारत की पहली शिक्षिका या महिला शिक्षक कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले। डन। तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने दलित समाज के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए बहुत काम किया, इसीलिए ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि दी गई। और आज भी जो फूले फैमिली है वो बॉम्बे में है, ठीक है, तो उनकी काफी रिस्पेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय महात्मा ज्योतिबा फूले? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है इंडिया विंस फ्रीडम, गुलामगिरी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन पिलग्रिम। 4 ऑप्शन है, चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी किताब जो है ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखी है। ये 1873 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इट वॉज पब्लिश्ड, राइट डाउन हियर, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1873। ठीक है, अब यहां से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकल के आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो यूपीएससी के जो मेंस क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसमें रोल ऑफ महात्मा ज्योतिबा फूले इन अपलिफ्टिंग द दलित्स, उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये जो किताब है, यहाँ पे आप एक रेफरेंस दे सकते हैं कि 1873 में गुलामगिरी लिखी गई थी, लेकिन गुलामगिरी जो है इट वाज डेडिकेटेड to people of USA who fought to end slavery। ठीक है, ये अमेरिका के उन क्रांतिकारियों के लिए थी जिन्होंने स्लेवरी का अंत किया था। ठीक है, और वही महात्मा ज्योतिबा फूले इस किताब में लिखते हैं कि भारत में भी उसी तरह से इसके लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, यानी एक संघर्ष करना पड़ेगा। सो इट इज डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ यूएसए हु फॉट अगेंस्ट स्लेवरी। ठीक है, ये अमेरिका के उन लोगों के लिए था जिन्होंने वहां गुलामगिरी को खत्म करने में संघर्ष किया था। क्लियर? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी और आपकी हेल्प कहीं ना कहीं करेगी। यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन इज, क्वाड समिट इन 2025 विल बी हेल्ड इन। ठीक है, 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा इंडिया में। क्लियर? ये आयोजित किया जाएगा इंडिया में। अब इसका उल्लेख क्यों आया? यहां पे चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए हैं। अब यहाँ पे वर्ल्ड ऑर्डर में जो ट्रंप की सैंक्शंस हैं पूरे देशों पे वो लगा रहा है, यहां से पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक पॉलिटिकल चेंज, एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखा जा रहा है। ठीक है, चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मोदी जी जो G20 की मीटिंग चाइना में होने जा रही है वहां वो जाएंगे। इसके बाद फिर वो यूएस से जाएंगे। ठीक है, अब मोदी जी और पुतिन के बीच में बात भी हुई है। तो यहाँ पे एक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडिया, चाइना, रशिया को एक कतार में देखा जा रहा है। क्लियर। अब आगे चल के क्या होता है, क्योंकि विदेश नीति जो है, विदेश नीति यहाँ पे पूरी तरह से एक फेलियर नजर आ रहा है विदेश नीति का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रंप के एडवाइजर हैं, जिनका नाम है पीटर नारो, इन्होंने जो वर्डिंग कही है वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो विदेश नीति है उसको हिट करता है। इसने बोला कि हम इंडिया पे और सैंक्शंस लगाएंगे एंड विल हिट इंडिया वेयर इट हर्ट्स। हम इंडिया को वहां हर्ट करेंगे जहां उसे दर्द होगा। तो ये वर्डिंग बोलने के लिए मतलब कहीं ना कहीं विदेश नीति जिम्मेवार है। तो यहाँ पे भारत को अपनी विदेश नीति को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, और ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर, पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। क्लियर। तो यहाँ पे पीटर नारो जो है ये और बात कर रहे थे कि हम इंडिया पे और सैंक्शंस भी लगाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो रशिया के साथ अभी भी जो है ट्रेड कर रहा है। क्लियर। तो चलिए, इस चीज को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि अब यहाँ पे क्वाड में एक और लास्ट पॉइंट इसके बारे में। अब क्वाड में 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड यूएसए। अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, अब इसमें क्वाड की मीटिंग इस साल के अंत तक भारत में होने वाली है। अब वहां ये देखा जाएगा कि यहाँ तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी आएंगे। अब इंडिया जो है वो चाइना और रशिया के साथ भी बातचीत चल रही है। तो लेट्स सी कि क्या क्या चेंजेस यहाँ आते हैं। तो आने वाले नज़र में आपको काफ़ी अखबारों पे नज़र रखनी पड़ेगी, न्यूज़ पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्लियर, कि क्या डेवलपमेंट होती है। तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 10वां प्रश्न है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2024। 2024 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का क्या स्थान था? तो दोस्तों ये है 105वां। ठीक है। 2023 में भारत का जो रैंक था, आई थिंक वो 111वां था। तो 6 पायदान की छलांग लगाकर भारत अब 105वें देश पे पहुंच गया है। अब यहाँ पे ये चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया क्योंकि ग्लोबल हंगर की जैसे बात करें तो उसमें बात की गई थी कि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत की आबादी सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो भारत की आबादी सबसे ज्यादा होने के कारण अगर यहाँ पे मैल न्यूट्रिशन ज्यादा होता है तो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है। तो इसीलिए ये चर्चा में था कि अगर दुनिया में भूखमरी को समाप्त करना है तो उसमें भारत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। और इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक ट्रैकिंग स्कीम जो भी पीएम पोषण योजना, वो भारत में चली हुई है। तो ये भी आप इसका ध्यान रखिए। ठीक है। पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना जिसके थ्रू ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है। जो पहले मिड डे स्कूल योजना थी, अब उसका नाम है पीएम पोषण योजना। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 11वां प्रश्न है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एजियाओ रिसेंटली इन न्यूज। हाल ही में खबरों में रहा एजियो क्या है? ये ऑप्शन है आपकी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस, ट्रेडिशनल चाइनीज फोक डांस, या ट्रेडिशनल चाइनीज फोक सॉन्ग। तो मित्रों ये चर्चा में इसलिए है, ये है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। रिसेंटली चर्चा में ये क्यों आया, और पिछले साल भी काफी चर्चा में रहा था जब हमने खबरों में और यूट्यूब पे काफी मीम्स बनी थी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना को गधे सप्लाई कर रहा है। ठीक है। लेकिन
ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि चाइना में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो कि गधों से बनती है। ठीक है, अब चाइना में गधे समाप्त हो गए, तो अब चाइना जो है वो पाकिस्तान से भी इंपोर्ट कर रहा है, वर्तमान में जितना भी मिडल ईस्ट है वहां से भी इसको इंपोर्ट कर रहा है। क्लियर, इसीलिए ये चर्चा में था। ठीक है, तो दो हिंदू में काफी बड़ा इसमें एक आर्टिकल आ रखा था, काफी इंपॉर्टेंट। डन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्पेस स्टेशन बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा विकसित किए जा रहे अंतरिक्ष स्टेशन का आधिकारिक नाम क्या है? तो मित्रों ये है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अभी आपको अगर याद हो, शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला जो है, शुभांशु शुक्ला जो हैं अभी अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो मित्रों ये किसी भी एक पर्टिकुलर देश का नहीं है। ठीक है, ये एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ नासा यानी यूएसए, जाक्सा, ठीक है, इसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, और रॉसकॉस्मोस का, रॉसकॉस्मोस, सीएसए एंड रॉसकॉस्मोस, जो कि है रशिया का। ठीक है जी। अब यहां पे जितने भी देश हैं वो अपना अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की फिराक में हैं और सभी कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे चाइना का आई थिंक जितने भी लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो इसमें चाइना सबसे आगे है। ठीक है, और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, यहां पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूं, चाइना सबसे आगे रेस में जो है वो चाइना है। चाइना का जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग, ठीक है, इसमें काफी डेवलपमेंट की है। क्लियर, आई थिंक सबसे पहले जो आएगा, जहां तक मेरा एनालिसिस है, सबसे पहले जो स्पेस स्टेशन बना लेगा वो होगा चाइना, तियांगोंग। ठीक है, ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, क्योंकि पार्लियामेंट में थोड़े दिन पहले ही एक प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे जो आंसर दिया गया था वो ये दिया गया था कि हम 2040 तक बाय 2040 हम चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे। क्लियर, अब इसी डेवलपमेंट में जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, जब इसके बारे में बात हुई तो आई थिंक ये 2035 में ये बनकर तैयार होने की उम्मीद है। क्लियर है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें मैंने क्लियर की हैं आपको कि जो इंडिया का एक अलग से जो स्पेस स्टेशन होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी एक हवा में तैरती हुई एक लैब है जहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सारे के सारे देश जो हैं वो अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होगा उसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, इसके बारे में मैंने जो वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसमें किस किस का जॉइंट वेंचर है वो भी मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जहां तक मेरा आइडिया है कि सबसे पहले जो स्पेस स्टेशन बनकर तैयार होगा वो होगा चाइना द्वारा तियांगोंग।
ठीक है। त्यांगोंग का जो अर्थ होता है दैट इज कॉल्ड हेवनली पैलेस, स्वर्ग में जो एक किला है, ठीक है। त्यांगोंग का मतलब ये होता है। डन। और इंडिया जो है चांद पर अपने जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको उतारेगा 2040 तक, ठीक है। इससे पहले 2027 में एक गगनयान मिशन भी है जहां पे भारत जो है वो अंतरिक्ष में पहले एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाला है, ठीक है। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूं, बाय 2027 यहां पे गगनयान मिशन होने वाला है। क्लियर? आई होप सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम यहां से अगले प्रश्न की ओर। और हमारा 13वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ जापान। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया, पिछला प्रश्न में काफी डिस्कस किया, तो यहां इसका आंसर है जाक्सा। ठीक है, नासा जो है ये अमेरिका की है, रॉसकॉस्मोस रशिया की, जाक्सा जो है ये जापान की है, और ईएसए जो है ये यूरोप की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसी तरह से सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी। डन। बड़े आगे 14 क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस इन इंडिया। भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय जिम्मेदार है? तो दोस्तों ये है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। ठीक है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अधीन। क्लियर? दोस्तों ये खबरों में क्यों था? क्योंकि पीएलएफएस के अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये जो डाटा गवर्नमेंट ने दिया है इसके अकॉर्डिंगली भारत में जो लेबर फोर्स, ठीक है, यहां पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, अब पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लेबर फोर्स है क्या चीज है। दोस्तों लेबर फोर्स का मतलब ये वो युवा है, ठीक है, वो युवा क्या, कोई भी एक इंसान जो काम कर रहा है या काम कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए और जॉब्स ढूंढ रहा है, या कोई बेरोजगार है वो रोजगार ढूंढ रहा है, ठीक है, उसको हम लेबर फोर्स के अंडर लाते हैं। क्लियर? ये जो सर्वे होना शुरू हुआ, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे पीएलएफएस, ये स्टार्ट हुआ था 2017 में। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए कि ये स्टार्ट हुआ था 2017 में, इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंगली जो बेरोजगारी दर है वो घट गई है। ठीक है, पहले 5.2 थी, 5.2%। अब यहां से 5.2 से घटकर, सॉरी 5.6 थी, 5.6%, यहां से घटते हुए ये पहुंच चुकी है 5.2 तक, 5.2%, इसलिए चर्चा में था। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू पीएलएफएस, इस सर्वे के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर जो है वो घटी है। डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर यहां तक आपको कोई भी प्रश्न पूछना है इसके अलावा, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, ठीक है, तो आप इसे जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट 2024-25 पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडियन सुंदरबन, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। हाल ही में भारतीय सुंदरबन में 2024-25 जनसंख्या आकलन के अनुसार खारे पानी में मगरमच्छों की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये है 220 से 242। ठीक है, सुंदरबन, क्या सुंदरबन में। क्लियर है? तो चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है, हाउ मेनी जजेस आर रिक्वायर्ड टू हियर अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के लिए कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, ये पिछली ही खबर थी, उसी की कंटिन्यूएशन में है ये। तो एटलीस्ट 5 जज। ठीक है, अब आर्टिकल 143 ये चर्चा में क्यों था? अगर आपको याद हो, इन वन ऑफ माय वीडियोस जहां पे तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था कि उनके द्वारा जो बिल पास किए जाते हैं विधानसभा में, जो राज्यपाल है वो उनको 2-2 वर्षों तक होल्ड पे रखता है और ना तो वो आगे भेजता है ना रिजेक्ट करता है। तो इसी बारे में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करते हुए एक बड़ा हिस्टोरिकल आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए बड़ा एक हिस्टोरिकल फैसला दिया था, जहां पे उन्होंने टाइम लिमिट सेट कर दी थी गवर्नर्स के लिए भी और राष्ट्रपति के लिए भी। ठीक है, वो टाइम लिमिट क्या थी कि कोई भी अगर बिल है तो बिल पे उनको कोई भी डिसीजन जो है वो 3 महीने में देना है, 3 मंथ्स। ठीक है, चाहे वो गवर्नर है चाहे वो प्रेसिडेंट है। अब यहां पे प्रश्न ये उठा था कि राष्ट्रपति जो है वो देश का पहला सिटीजन होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर दे सकता है? तो यहाँ पे आर्टिकल, इसी पे पिछले परसों सुनवाई शुरू हुई है दोबारा से। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने ये एक सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी या सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वो प्रेसिडेंट को भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें कि प्रेसिडेंट जो है वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो लेगा आर्टिकल 143 और स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 143 का सब सेक्शन 1 इसका प्रयोग कर सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह मांग सकता है, प्रश्न पूछ सकता है। डन। अब सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसको देनी ही पड़ेगी, सलाह देनी ही पड़ेगी। ये मानना ना मानना वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो इसीलिए चर्चा में था। तो ये पिछली एक खबर थी, उस खबर की ही कंटिन्यूएशन में इसको देखा जाना चाहिए। क्लियर? तो यहां से बढ़ते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की ओर, और हमारा 17वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? तो दोस्तों इसका मैं उल्लेख पहले ही कर चुका हूं, जहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है या वर्ल्ड ऑर्डर में एक पॉलिटिकल सिनेरियो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो ये हैं वैंग यी जो हैं ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि रिसेंटली विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिले थे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिले। क्लियर? 18वां प्रश्न है, द सेडिशन लॉ प्रीवियसली कंटेन्ड इन सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड आईपीसी में हैज बीन रिप्लेस्ड बाय व्हिच सेक्शन इन द भारतीय न्याय संहिता? राजद्रोह कानून जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के में निहित था को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में किस धारा द्वारा प्रस्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सेक्शन 152। ठीक है, तो जो देशद्रोह का कानून है, राजद्रोह का कानून है, इसको अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में धारा 152 में रखा गया है। दोस्तों ये जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड जो है ये 1860 से चला रहा था, 1860 से। ठीक है, तो भारत का जो पहला लॉ कमीशन था, फर्स्ट लॉ कमीशन, ये 1834 में बैठा था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। तो इसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे
जो आईपीसी है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लियर? तो अब आ चुका है भारतीय न्याय संहिता। डन। अब यहां पे मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहा हूं कि भारतीय न्याय संहिता किस वर्ष लागू किया गया और कब लागू किया, आपको डेट, मंथ और ईयर सभी बताने, तो इसको मैसेज बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, सॉरी 19वां प्रश्न है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान और भारत के जब भी रिसेंट झड़प हुई थी तो उसमें अब काफी इस बात पे जोर देना शुरू हो गया कि इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर बनना है हथियारों के सिनेरियो में। तो अब अग्नि 5 मिसाइल जो है इसको डेवलप कर लिया गया है और इसका टेस्ट भी हो गया है और ये डिजाइन किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। क्लियर है? 20वां प्रश्न है, द कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आईसीआई इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज इन जुलाई 2025। जुलाई 2025 में 8 कोर उद्योगों द्वारा का संयुक्त सूचकांक कितने प्रतिशत बढ़ा? तो दोस्तों ये बढ़ा 2%। ठीक है? अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं कौन कौन सी? तो ये है कोल, कोल के बाद क्रूड ऑयल, इसके बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद आते हैं रिफाइनरीज, रिफाइनरीज के बाद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इसके बाद फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है? अब वहीं अगर हम बात करें कि जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो 8 कोर सेक्टर्स हैं, ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? दे कंट्रीब्यूट 40%, 40%, 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो इन 8 इंडस्ट्री से है और बाकी की 60% बाकियों से। ठीक है? तो काफी हैवी वेट ये मानी जाएंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज। क्लियर है? चलिए यहां से बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और हमारा 20वां प्रश्न है, बिंदिया कौशल क्लाइम्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीक। बिंदिया कौशल जो है ये हिमाचल से संबंधित है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है हिमाचल के एग्जाम्स के लिए। ठीक है? तो बिंदिया कौशल ने निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई की? तो दोस्तों ये है माउंट एल्ब्रस। ये है माउंट एल्ब्रस। क्लियर है? ये जो बिंदिया कौशल है, ये जो बिंदिया कौशल है ये पुलिस डिपार्टमेंट में ही है। ठीक है? कांस्टेबल के पद पे हैं ये, और इनका संबंध यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से है। अगर पूछ लिया गया कौन सी जगह से पर्टिकुलरली, तो दोस्तों ये है कांगू। कांगू जो पड़ता है नदौन तहसील में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में है। ठीक है? और मैंने आपको पहले ही बता दिया ये हिमाचल पुलिस में ही है, तो आने वाला जो भी एग्जाम होगा पुलिस का उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ हाई इज माउंट एल्ब्रस द पीक शी रिसेंटली कॉन्कर्ड। माउंट एल्ब्रस की ऊंचाई के बारे में यहां पूछा जा रहा है। तो दोस्तों माउंट एल्ब्रस की जो ऊंचाई है वो
5,642 मीटर है, 5,642 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज माउंट एल्ब्रस लोकेटेड? माउंट एल्ब्रस किस देश में स्थित है? दोस्तों ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहां से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रस, और ये स्थित है रशिया में। क्लियर? तो ये है स्थित रशिया में। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू विच मेजर वाटरवे? ग्रेट निकोबार परियोजना किस प्रमुख जल मार्ग के निकट होने के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है? दोस्तों पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये एक्चुअल में है क्या। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम है, नीति आयोग द्वारा ये तैयार किया गया था, और 71,000 करोड़ का एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जहां पे एक ग्रीन एयरफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एयरफील्ड बनाई जाएगी, यहाँ पे गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी किया जाएगा, टूरिज्म के लिए भी डेवलप किया जाएगा, और यहाँ पे पोर्ट बनाई जाएगी स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसलिए रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बिल्कुल नजदीक है मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, मलक्का जल डमरू, इसीलिए ये है। अब ये चर्चा में क्यों था? यहां पे आपको मैं पूरा यहां पे लिख भी देता हूं। यहां पे ट्राइबल राइट्स एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब यहाँ पे जो एक कमीशन है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है कि यहाँ पे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब ये प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ की जो जनजातियां हैं और यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पे कोई भी उनका हनन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे यहाँ पे अंडमान निकोबार में, यहाँ उन्होंने एक पूरी एक रिपोर्ट तैयार की और यहाँ पे ये बोला कि जितने भी निकोबारियंस हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी निकोबारियंस हैं और यहाँ पे जो एक ट्राइब है शोम्पेन ट्राइब जो है, उनके कोई भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन नहीं किया गया, उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया गया है और उन सभी को उनके अधिकारों के साथ सेटल कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक रिपोर्ट आई जहां पे ये लिखा गया कि ये रिपोर्ट जो अधिकारियों ने जमा करवाई वो बिल्कुल झूठ है। ठीक है, बिल्कुल झूठ है। अब इसीलिए ये चर्चा में थी। क्लियर है? तो यहां पे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, यहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये कहता है कि जो भी जनजाति वहां है उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। तो इसलिए ये चर्चा में था। चलिए बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आगे है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अंडमान निकोबार द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है और यहां से क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकते हैं? 25वां प्रश्न भी इसी पे आधारित है। विच टू मेजर ओशियंस डज स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट्स? मलक्का जलडमरू मध्य किन दो प्रमुख महासागरों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन,
अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। तो दोस्तों राइट आंसर इज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है जी। तो ये भारतीय जो इंडियन ओशन है और पैसिफिक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर दोनों को जोड़ता है। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किन दो लैंड मासेस को जोड़ता है। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू लैंड मासेस। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो भूभागों के बीच स्थित है। तो दोस्तों राइट ऑप्शन इज सी, सुमात्रा एंड मलाय पेनिनसुला। मलक्का एंड मलाय पेनिनसुला। क्लियर है। यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा 27वां प्रश्न है, Which of the following indigenous tribe are directly threatened by Great Nicobar Project? यही जो मैं बात कर रहा था, जो रिपोर्ट वहां के ऑफिसर्स ने भेजी, इसी पे बेस्ड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी जनजाति ग्रेट निकोबार परियोजना से सीधे तौर पे खतरे में है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, शॉम्पेन एंड निकोबारीज। ठीक है, तो लोकल निकोबारियंस जो है निकोबारीज और शॉम्पेन जो हैं, ये जनजाति पे डायरेक्ट प्रभाव इसका पड़ रहा है। क्लियर है। 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, which of the following is an endangered species whose nesting site is located in Galthia Way, a proposed site for the port? निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है जिसका घोंसला स्थल गलाथिया खाड़ी में स्थित है, जो बंदरगाह के लिए एक प्रस्तावित स्थल है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, जहां की मैंने बात की थी कि यहाँ पे एक पोर्ट बनाने का प्रस्ताव है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है, जिसको खतरा हो गया है क्योंकि ये उनकी नेस्टिंग साइट है। तो दोस्तों ये है लेदरबैक सी टर्टल। ठीक है, लेदरबैक सी टर्टल। तो ये कछुआ जो है, विशालकाय कछुआ होता है। तो विशालकाय कछुआ जो है, ये जो निकोबार में एक आइडियल लोकेशन है जहां पे वो अपने अंडे देता है, तो उसको भी खतरा हो गया है। क्लियर। यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 29वां प्रश्न है पेनल्टीमेट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ 30-day बिल रिसेंटली टेबल्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, हाल ही में भारतीय संसद में पेश किए गए 30 दिवसीय विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है। दोस्तों एक्चुअल में इसका जो नाम है वो 30 दिवसीय नहीं है, क्योंकि टर्म इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसको 30 दिवसीय बिल कहा जाने लगा है। आम आदमी इसको 30 दिवसीय बिल बोलता है। जैसा आपको पता है कि अभी अभी मॉनसून सेशन जो है वो समाप्त हुआ और इस देश के जो गृह मंत्री हैं मिस्टर अमित शाह, उन्होंने ये बिल पेश किया है। इस बिल के अनुसार अगर किसी पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पे, और वो 30 दिन अगर जेल में रहता है और उसको बेल नहीं मिलती है, तो उसकी कुर्सी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्लियर। तो जितने भी अब यूपीएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यूपीएससी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एचएएस का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी के लिए कि वेदर यू एग्री और नॉट। ठीक है, कि ये जो बिल पेश हुआ है, जो क्रिटिक्स हैं ये बोल रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसको दबाने के लिए, अपोजिशन को खत्म करने के लिए ये बिल लाया गया है। वहीं जो लोग इसके फेवर में बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं करप्शन को एंड करने के लिए है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मैसेज बॉक्स में इसको जरूर डालिएगा। और आने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे वहां पे ये प्रश्न आ सकता है। तो इस पे आप एक ऐसे जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, 150 वर्ड के आप आसपास इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं प्रश्न की ओर। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ 30-day बिल रिसेंटली टेबल्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इज, जस्ट
राइट आंसर इज, इट इज प्रिवेंशन ऑफ, यही मेंशन कर देता हूँ, आई थिंक स्लाइड खत्म हो गई, उड़ गई है। द प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनलिटी, जस्ट होल्ड ऑन, इसका राइट आंसर होगा द एंटी करप्शन एंड मोरालिटी बिल। एक मिनट, क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संसद में पेश किए गए 30 दिवसीय विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शन राइट ऑप्शन इज सी, 130th अमेंडमेंट बिल, सॉरी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025, द राइट ऑप्शन इज दिस। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, और हमारा आखिरी प्रश्न है, द बिल सीक्स टू अमेंड विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो विधेयक अमित शाह जी द्वारा पेश किया गया है, ये किस में संशोधन करना चाहता है? ठीक है, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 एंड आर्टिकल 239 ए। ठीक है जी, क्योंकि ये जो बिल पेश किया जा रहा है, तो ये किसके रिमूवल के लिए है? इट विल एम एट रिमूवल ऑफ ministers at union level, state level, and Delhi गवर्नमेंट। तो इन पे ये इंप्लीमेंट होगा। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे 30 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस हफ्ते के जो न्यूज़पेपर सारे थे उनको मिलाकर बने। तो काफी इवेंटफुल हफ्ता रहा है। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव भी होंगे तो वो भी देखना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसके नोट्स बनाइए, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आपकी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और जो जो प्रश्न मैंने पूछे हैं आप उसका जवाब भी देंगे। एक प्रश्न मैं जाते जाते आपके लिए और छोड़े जा रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।